हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रो टैलेंट एंड आई एम नितिन परमार। माय डियर स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे 7 अप्रैल ऑन वर्ल्ड हेल्थ डे के दिन हमारा डेली करंट अफेयर का मॉड्यूल। दोस्तों, करंट अफेयर के मॉड्यूल के अंदर हमारा मकसद ये रहता है दैट फ्रॉम द एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जैसे आपका क्लैट का एग्जाम है, ठीक है, सो वहाँ पे यू नीड 360 डिग्री परस्पेक्टिव ऑफ लॉट ऑफ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, ठीक है, नॉट जस्ट you can say superficial current affair, but you should know the background of lot of information. We ensure that we try to provide you lot of such you can say basic fundamentals, ठीक है, connected to every important events. दोस्तों, मेरा मानना है कि अगर आप रेगुलरली इस सीरीज को देखेंगे, ठीक है, इन अ लॉन्ग रन यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट, ठीक है। एग्जाम के दिन जब आप बैठोगे, एक एक क्वेश्चन जो कोने कोने से पूछा गया होगा, मेरा पक्का मानना है दैट आपको हर तरीके के क्वेश्चंस आसानी से सॉल्व कर पाओगे अगर आप रेगुलरली उसको फॉलो करते हैं। दिस इज नॉट जस्ट यू कैन से वन यू कैन से कैप्सूल, और आपने कैप्सूल यू कैन से खा ली तो आपको पूरा जी के आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको ऐसे कैप्सूल रोज लेने पड़ेंगे, ठीक है। और इसीलिए मैं आपसे सजेस्ट करूंगा कि जल्द से जल्द हमारी चैनल को सब्सक्राइब करिए, मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिए, सो दैट यू आर गोइंग टू गेट लॉट ऑफ बेनिफिट ऑन दिस। आज हम बात करने वाले हैं आईपीसीसी, दैट इज यूनाइटेड नेशन का एक क्लाइमेट साइंस की बॉडी है, विच इज नोन एज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज। उनका तीसरा रिपोर्ट आया, ठीक है। हम उनके तीन रिपोर्ट का मतलब समझेंगे कि एग्जैक्टली क्या हुआ। उसके पहले WHO ने आज जो 7 अप्रैल है, विच इज वर्ल्ड हेल्थ डे, ठीक है, उसके पहले उन्होंने एक मजेदार सा रिपोर्ट निकाला था विच इज अबाउट एयर क्वालिटी के बारे में। हम उसके बारे में बात करेंगे। विल ऑल्सो गो बैक टू सम इंटरनेशनल न्यूज विच इज अबाउट इंडिया एंड नेपाल के बीच में रिलेशनशिप, क्योंकि रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेपाल, ठीक है, इंडिया को विजिट करे थे और क्या महत्वपूर्ण बातें हुई और नेपाल का हिस्ट्री क्या है, ठीक है, नेपाल का हिस्ट्री हमारे साथ कैसे कनेक्टेड है वो हम समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक करके चालू करते हैं। आप अपनी कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए। यू हैव टू राइट अ लॉट, यू हैव टू अंडरस्टैंड अ लॉट, सो दैट एग्जाम के दिन आपको दिक्कत नहीं पड़े, ठीक है। आज जो मेहनत करेगा, आज यू से जो थोड़ी परेशानी भुगतेगा, उसको एग्जाम के दिन मक्खन दुनिया चलेगी। चलिए लेट्स स्टार्ट विद आईपीसीसी। आईपीसीसी का ये छठा असेसमेंट रिपोर्ट है। दोस्तों, 1990 में उन्होंने पहला असेसमेंट रिपोर्ट निकाला था। यूनाइटेड नेशन ने, उनके पास एक अलग से प्रोग्राम है कॉल्ड यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम। उसके तहत ये एक कमिटी बनाते, एक पैनल बनाते थे विच इज नोन एज इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसको नोबेल पीस प्राइज भी अभी तक मिला हुआ है, ठीक है। तो इन्होंने ये छठा रिपोर्ट निकाला, दैट इज कॉल्ड असेसमेंट रिपोर्ट 6। असेसमेंट रिपोर्ट 6 के क्या क्या पार्ट है? टोटल 3 वर्किंग कमिटीज है, वो 3 अलग अलग रिपोर्ट निकालती है। फिर दे विल बी ब्रिंगिंग 1 सिंथेसिस रिपोर्ट। तो ये तीन का क्लब करके एक रिपोर्ट आएगा। अभी तक कितने रिपोर्ट आ चुके हैं? 3 रिपोर्ट आ चुके हैं। दोस्तों, 3 रिपोर्ट वर्किंग कमिटी ग्रुप के स्पेशल रिपोर्ट होते हैं, वो आ चुके हैं। 3 रिपोर्ट क्या थे? रिपोर्ट नंबर 1, क्लाइमेट चेंज 2021, द टॉपिक वॉज द फिजिकल साइंस बेसिस, ठीक है। ये 9 अगस्त 2021 को रिलीज हुआ था। क्या टॉपिक का नाम था? द फिजिकल साइंस बेसिस। रिपोर्ट नंबर 2 जो पब्लिश किया गया था 28 फरवरी 2022, रिपोर्ट का सबका नाम सेम है, दैट इज क्लाइमेट चेंज। ईयर के मुताबिक वेरी करता है, जैसे जो 9 अगस्त में निकाला गया था रिपोर्ट नंबर 1, दैट इज नोन एज क्लाइमेट चेंज 2021, ठीक है। ये है क्लाइमेट चेंज 2022, ठीक है। क्या टॉपिक का नाम था? इंपैक्ट्स, एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। इंपैक्ट्स, एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी। एंड अभी जो रिसेंट रिपोर्ट आया विच इज रिपोर्ट नंबर 3, क्लाइमेट चेंज 2022, मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज, 4 अप्रैल 2022 को आया। दोस्तों, पहले रिपोर्ट में बताया what are the physical basis on which we are talking about why climate change is happening. That's a report number 1. Report number 2 talks about what is the impact, what are the adaptation to be done, what are the vulnerability of the people, what kind of people are vulnerable to this scenario, and in the report number 3 talks about what are the methods to be you can say focused on to mitigate it, उसको reduce करने के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अगला रिपोर्ट आएगा सिंथेसिस रिपोर्ट 2022 में आएगा, ठीक है, सितंबर 2022 में आएगा।
ठीक है, जो लोग अभी जून में एग्जाम दे रहे हैं उनको तो चिंता का कोई विषय नहीं है, पर जो लोग लेकिन से दिसंबर में एग्जाम दे रहे हैं, भैया आपके लिए ये अगला रिपोर्ट याद रखना, और ये पूरी कहानी आपको याद रखने की जरूरत है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो पहले रिपोर्ट में ये वार्न किया गया, ठीक है, हमें एक वार्निंग मिली दैट लुक, जो पेरिस अग्रीमेंट में बोला गया था दैट 1.5 डिग्री से अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी, ये शायद 2040 तक ही क्रॉस कर जाए, ये उन्होंने डरा दिया, है ना। मतलब सही में डराना बनता है, क्योंकि डर तो लगना ही चाहिए क्लाइमेट चेंज की वजह से, नहीं तो दिक्कत बढ़ जाएगी, ठीक है। देन केम पार्ट 2, ठीक है, which is report number 2, not part 2, report number 2. Report number 2 talked about the impact. क्या impact है? बोला how many people, what percentage of the population are at risk due to climate change? They said it is 45% of the people who are, like 45% of the population who are at risk, which is approximately 3.5 billion population, which is huge. ठीक है, उन्होंने इंडियन सिनेरियो के बारे में भी बात करी, अलग अलग कंट्री का सिनेरियो भी बताया, हमने उसमें से इंडिया का सिनेरियो समझा और आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। उन्होंने बोला देयर आर वल्नरेबल हॉटस्पॉट्स एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, विल अराइज। एक तरफ मुंबई में बहुत ज्यादा फ्लड होगा और दूसरी तरफ शायद अहमदाबाद में यू कैन से हीट वेव्स आ जाए, उतना यू कैन से वल्नरेबल सिनेरियो बन सकता है। तीसरा पॉइंट उन्होंने बताया दैट इट इज कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड एंड कैस्केडिंग रिस्क होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, अगले 2 यू कैन से डिकेड के अंदर, ठीक है, अगले 2 डिकेड के अंदर जो नेचुरल डिजास्टर्स है, ठीक है, वो इतने कॉम्प्लेक्स वे में डेवलप होना चालू होंगे, कंपाउंडिंग होगा, एक डिजास्टर नहीं, एक डिजास्टर, दूसरा डिजास्टर, तीसरा डिजास्टर, ये सब मिलके कास्केडिंग रिस्क क्रिएट करेंगे, ठीक है। और एक तरीके से जो इकोसिस्टम है ये पूरे एक ऐसे एनवायरनमेंट की, वो इकोसिस्टम और ह्यूमन सिस्टम दैट इज बिजनेस, ठीक है ना, द इंडस्ट्रीज, ठीक है, सोसाइटी, ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है। अगर हम ह्यूमन सिस्टम में चेंज करेंगे तो क्लाइमेट में चेंज होगा, क्लाइमेट सिस्टम चेंज होगी, ह्यूमन सिस्टम पे चेंज होगा, सो ये इंटीग्रेटेड है, ठीक है। एंड देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर इज अ मल्टीपल डिजास्टर में कम अप। सो दोनों जो कपल्ड सिस्टम है वो पॉजिटिव वे में भी साथ में काम कर सकती है, नेगेटिव वे में भी साथ में काम कर सकती है। इट इज ऑल अबाउट हाउ ह्यूमन सोसाइटी वर्क्स। दे आल्सो टॉक्ड अबाउट व्हाट आर दी यू कैन से हेल्थ इंपैक्ट। आई एम टॉकिंग अबाउट पार्ट 2, ठीक है, ये सब कुछ रिपोर्ट 2 के बारे में बात हो रही है। हेल्थ इंपैक्ट क्या होगा, उन्होंने कहा वेक्टर बॉर्न डिजीज, ठीक है, वाटर बॉर्न डिजीज बढ़ेंगे, मलेरिया, डेंगू, रिस्पायरेटरी डिजीज, डायबिटिक्स, ठीक है, इन्फेक्शियस डिजीज बढ़ने वाले हैं। सो वी आर गोइंग टू सी मोर एंड मोर ऑफ पेंडेमिक्स, ठीक है, दैट इज हाउ दे आर ट्राइंग टू टॉक अबाउट। सो आपने सुना होगा एक जो ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है XC, वो मुंबई में दिख गया, ये सुनो। सो नाउ देयर इज अ रिस्क फैक्टर, ठीक है, लोग बोलते हैं कि बहुत डेंजरस नहीं है, ठीक है, पर इन्फेक्शियस तो है, ठीक है। सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट वी मे हैव वन मोर लाइनअप ऑफ कोरोना केसेस, ठीक है। तो ये था आपका रिपोर्ट नंबर 2, नोट किया जाए, ये सब काम का है दोस्तों। एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि क्या जो रिपोर्ट 2 आया, ठीक है, उस रिपोर्ट 2 का नाम बताइए। सो नाम क्या था, इंपैक्ट्स, एडेप्टेशन एंड वल्नरेबिलिटी, 28 फरवरी 2022 को आया, ठीक है। और उसके अंदर जो फाइंडिंग थी उसमें उन्होंने बताया पॉपुलेशन एट रिस्क, कितना परसेंटेज ऑफ पॉपुलेशन इज एट रिस्क, ये बताइए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कपल्ड सिस्टम व्हेन दे टॉक्ड अबाउट इन द रिपोर्ट नंबर 2 कपल्ड सिस्टम। सो व्हाट डू यू मीन बाय कपल्ड सिस्टम, सो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देन केम रिपोर्ट नंबर 3, रिपोर्ट नंबर 3 which is about climate change 2022 mitigation of climate change 4th अप्रैल 2022 को आया दोस्तों। इसके अंदर भी उन्होंने मिटिगेशन मतलब उसके इम्पैक्ट को कम कैसे करना, ठीक है, उसके ऊपर बात करी, ठीक है। जैसे पहले रिपोर्ट में उन्होंने बात करी थी कि क्लाइमेट चेंज फिजिकल साइंस बेसिस के ऊपर हो रहा है। दूसरा उन्होंने बात करी क्या इम्पैक्ट है, एडेप्टेशन है और वल्नरेबिलिटी क्या है। तीसरा इज अ मिटिगेशन ऑफ क्लाइमेट चेंज। मैं रिपीट कर रहा हूँ बहुत बार बिकॉज आई बिलीव कि आप में से बहुत सारे लोग इस बात को क्लाइमेट चेंज की बातों को अहमियत नहीं देते और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू उसका अच्छा नहीं मानते। वैसे भी पिछले 2 साल में क्लाइमेट चेंज के ऊपर इन्होंने इतने सवाल पूछे नहीं है। मेरा मानना है कि इट इज़ अ गुड टाइम
for the consortium to ask such kind of questions. So that's very important. So अब चलते हैं हम you can say report number 3 के बारे में बात करने के लिए. Report number 3 talks about कि ग्रीन हाउस गैस एमिशंस है. ग्रीन हाउस गैस आपको पता होगा 6 तरीके के ग्रीन हाउस गैसेस है. ये सनो फटाफट कमेंट सेक्शन में बताइए कौन से 6 ग्रीन हाउस गैसेस है. ठीक है, जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, एंथ्रोपोस इज अ मैनकाइंड, ठीक है, ह्यूमन मैनकाइंड की वजह से जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर है, उस एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से, ठीक है, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होने चाहिए वो 2019 के कंपैरिजन में 2022 में 54% बढ़ गए. हो, in just 3 years it has increased by 54%, which is very large. ठीक है, अगर दोस्तों इकोनॉमी में इन्फ्लेशन इस रेट से बढ़ जाए, ठीक है, तो जो अभी श्रीलंका में हो रहा है, ठीक है, या पेरू में हो रहा है, ठीक है, ऐसी सिनेरियो हो जाएगा भैया. ठीक है, अच्छा, इसमें से लिस्ट डेवलप कंट्रीज कितना एमिट करती है, उनके यहाँ पे कितना ग्रोथ रहा भैया. लिस्ट डेवलप कंट्रीज में सिर्फ लेकिन से 3.3% ग्रोथ रहा, ठीक है, एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर की वजह से. सो विच इज क्वाइट लेस. सो सबसे ज्यादा जिम्मेवार कौन है? डेवलप्ड नेशंस. ठीक है, ओके. देन दे आल्सो टॉक्ड अबाउट द प्लेजेस गिवन बाय कंट्रीज, है ना. पेरिस क्लाइमेट चेंज 2015 में जब मीटिंग हुई थी तब सबने बोला था दैट वी विल कम अप विथ आवर ओन कमिटमेंट्स विच आर नोन एज NDC, नेशनल डिटरमाइंड कमिटमेंट्स. ठीक है, तो वो जो भी प्लेजेस यू कैन से अलग अलग कंट्रीज ने दी, ठीक है, वो कंट्रीज के द्वारा जो प्लेजेस उन्होंने दी, उन प्लेजेस को ध्यान में रखते हुए दे डेवलप्ड सम सिनारियोज. ठीक है, टोटल 8 सिनारियोज वर डेवलप, C1 to C8. ओके, अलग अलग सिनारियो. किसका सिनारियो? दैट हाउ विल द अर्थ वार्म अप, उसके 8 सिनारियो दिए. ठीक है, और उन्होंने जो सबसे अच्छा सिनारियो था दैट इज नोन एज C1. उस C1 के मुताबिक उन्होंने बोला दैट लुक, जो भी पेरिस क्लाइमेट चेंज में लोगों ने कमिट किए, अगर उसका बेस्ट के सिनारियो भी लिया जाए और उसके द्वारा तो 2040 तक हम एक से अर्थ का टेम्परेचर 1.5 डिग्री से बढ़ा देंगे. दैट इज ह्यूज. ठीक है, फिर उन्होंने बताया कि भैया किस तरीके से लो एमिशन टेक्नोलॉजी यूज करनी चाहिए. ठीक है, और बोला कि लो एमिशन टेक्नोलॉजी की कॉस्ट जनरल लोग मानते हैं कि बहुत महंगी होती है. ठीक है, तो बोलते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, इट विल गेट रिड्यूस. आपने सुना होगा नितिन गडकरी साहब ने भी यही बोला कि अगले 2 सालों में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जो प्राइस है वो पेट्रोल के व्हीकल जितना हम कर देंगे. ठीक है, सो देयर इज अ गुड पॉसिबिलिटी दैट दिस काइंड ऑफ टेक्नोलॉजीज का कॉस्ट रिड्यूस होगा. और बोला कि इसकी वजह से अगर लो एमिशन टेक्नोलॉजी अगर यूज करेंगे तो उसके ऊपर जीडीपी का क्या इम्पैक्ट होगा. तो उन्होंने कहा जीडीपी का इम्पैक्ट बहुत मिनिमल होगा. ठीक है, जैसे लोग बोलते हैं ना, श्रीलंका में उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग का डिसीजन ले लिया जिसकी वजह से वहां पे फूड क्राइसिस आ गया. ऐसा नहीं है ना. ठीक है भाई, देयर आर लॉट ऑफ अदर फैक्टर्स आल्सो. सिर्फ एक फैक्टर की वजह से थोड़ी फूड क्राइसिस और इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ जाती है. आई होप इट इज वेरी क्लियर. ग्रेट. ठीक है, तो अब हमारे दूसरे मुद्दे पे चलते हैं कि वर्ल्ड हेल्थ डे के कुछ दिन पहले WHO ने एक एयर क्वालिटी डेटाबेस 2022 रिलीज करा था. ठीक है, और साथ में उन्होंने एक रिवाइज्ड एयर क्वालिटी गाइडलाइन बताई थी. क्या रिलीज किया था WHO ने? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट रिलीज करा था, एयर quality database 2022, and they have also revised the air quality guidelines. ठीक है, जो एयर क्वालिटी डेटाबेस 2022 रिलीज किया उसमें कहा कि भैया हमने जो 117 कंट्रीज में 6000 से ज्यादा सिटीज का जो डेटाबेस क्रिएट करा. ठीक है, उसके अंदर हमें पता चला दैट लार्ज नंबर ऑफ देम हैव अनहेल्दी एयर. ठीक है, एंड बट यस, इट इज इंपॉर्टेंट कि डेटा कलेक्शन बढ़ गया है. एयर क्वालिटी मेजर करने का डेटा कलेक्शन बढ़ चुका है. दोस्तों, आप जो भी सिटी में रहते होंगे, ठीक है, आपको पता होगा कि आपके यहाँ पे एयर क्वालिटी काफी पुअर होने लगी है. नाउ वी आर वेरी रेगुलर इन टर्म्स ऑफ यू कैन से लुकिंग एट दैट इन आवर गूगल फोन कि भैया कितने एयर क्वालिटी का सिनारियो बाहर है ना. हम उसको ध्यान में रखते हुए यू कैन से हमारा दिन का प्लानिंग करते हैं. ठीक है, और उन्होंने बताया कि भैया डेटा कलेक्शन तो बढ़ गया है पर अनहेल्दी एयर बढ़ चुकी है, और जिसकी वजह से बहुत सारे डिजीजेस की संभावना बढ़ने लगी. दैट मीन्स इम्पैक्ट ऑफ एयर क्वालिटी इज इंक्रीजिंग इन अ ह्यूज वे. ओके, सो बहुत ज्यादा डिजीज बढ़ने वाले, रिस्पायरेटरी डिजीज, अस्थमा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स, ये सब लोगों को होने वाला है.
उन्होंने नए गाइडलाइंस के अंदर पहली बार यू कैन से जो पॉल्यूटेंट्स हैं, है ना, टोटल अभी तक वो लोग जब अपना यू कैन से गाइडलाइन निकालते थे, ठीक है, तो 5 पॉल्यूटेंट के बारे में बात करते थे। पहली बार इन्होंने नाइट्रोजन ऑक्साइड इंक्लूड करा, ठीक है। कौन से 6 यू कैन से पॉल्यूटेंट का गाइडलाइन ये देते हैं। नोट किया जाए, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन से यू कैन से पॉल्यूटेंट्स का एयर क्वालिटी गाइडलाइन इंक्लूड किया जाता है। पार्टिकुलेट मैटर 2.5 माइक्रोन, पार्टिकुलेट मैटर 10, ठीक है, तो ये 2 पॉल्यूटेंट हो गए। ओजोन O3 हो गया, NO2 पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया अभी, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, ये इंक्लूड होता है। अब बात करते हैं दोस्तों तीसरे मुद्दे के ऊपर, नेपाल के बारे में। नेपाल के प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, इंडिया को विजिट करें। नेपाल बहुत अच्छा नेबर हमारा, हिस्टोरिकली वी आर in an interesting way tied up with them. Culturally, economically we are tied up. Culturally हिंदुइज्म बुद्धिज्म का बहुत तगड़ा रिलेशनशिप है। भगवान बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, वो नेपाल में है। सीता माता का जन्म जहाँ पे हुआ था, दैट इज इन नेपाल, ठीक है। सो कल्चरली वी हैव अ गुड टाई अप, वी हैव अ रोटी बेटी का रिलेशनशिप, इकोनॉमिक एंड कल्चरल टाइज, विच मीन्स वी हैव अ फैमिली टाइज। शादियाँ होती है नेपाल और इंडिया के बीच में, इट्स एन ओपन बॉर्डर, ठीक है। एंड 1950 में वी हैड अ ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप विद देम। 1950 में हमने उनके साथ ट्रीटी करी थी, विच इज ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप। दोस्तों नेपाल इज नोन एज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल। जैसे इंडिया इज नोन एज यूनियन ऑफ इंडिया, वैसे नेपाल इज नोन एज फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल, ठीक है। संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र नेपाल ऐसा बोलते हैं। उनका मोटो है, जैसे इंडिया का मोटो है सत्यमेव जयते, हमारे एम्ब्लेम पे लिखा है, उनका मोटो है, संस्कृत में लिखा जाता है, जननी जन्मभूमिश्चा, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गदापि गरियासी, जननी जन्मभूमिश्चा स्वर्गदापि गरियासी। मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन हेवन, मदर एंड मदरलैंड आर ग्रेटर देन स्वर्ग, स्वर्ग से भी बेहतर है, ऐसा कहा गया। कैपिटल इज काठमांडू। अब उनके मोटो से ये तो पक्का ही पता चलता है दैट दे आर मोर फोकस्ड ऑन, यू कैन से, देयर ओन लैंड, देयर एनवायरमेंट, उसके ऊपर उनका ज्यादा फोकस है ना। इंडिया बोलता है सत्यमेव जयते, तो हमारा फोकस है कि सोसाइटी में किसी को नुकसान ना हो, किसी को इनइक्वालिटी ना हो, सत्य का ही विजय हो, कोई लोगों को परेशान ना करे। 7 वर्षों से हमने ऐसी दुनिया देखी होगी, नेपाल ने अलग दुनिया देखी तो अलग तरीके की चीजें बात करते हैं। नेपाल का कैपिटल काठमांडू है, ऑफिशियल लैंग्वेज उनकी नेपाली है, और वहाँ जो एथनिसिटी है उसमें करीबन, जो डेमोग्राफी के बारे में बात किया जाए तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की ग्रुप है, जिसमें सबसे ज़्यादा 16% पॉपुलेशन है क्षेत्रीय लोगों का, एंड करीबन उसके बाद 12% है बहुन लोगों का। दैट इज हाउ द आइडिया इज। टोटल करीबन 2.8 करोड़ का पॉपुलेशन, जो श्रीलंका से कम, श्रीलंका कम ने बात करा था, 2.2 करोड़ का पॉपुलेशन, 81% आर हिंदू पीपल, ठीक है। जब उन्होंने अपना पहला कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, वी हैड एन एम, वी हैड एन आइडिया कि ये लोग हिंदू से धर्म को ऑफिशियल धर्म मानेंगे, नहीं माना, ठीक है। तो आज पूरे वर्ल्ड में कोई भी कंट्री नहीं है जिसका ऑफिशियल रिलीजियन हिंदू हो, ठीक है। वैसा उनके प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी, प्राइम मिनिस्टर है शेख बहादुर देवबा, जो अभी रिसेंटली इंडिया में आए थे। हिस्टोरिकल डेट्स नेपाल की आपको नोट करनी चाहिए, प्लीज नोट करिए, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, ठीक है। जैसे 25 सितंबर 1768 नोट किया जाए, ठीक है। 1757 ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में अपना बिजनेस को आगे बढ़ाने की बात करती है। सो इट्स अ किंगडम ऑफ नेपाल वाज एस्टैब्लिश्ड बाय यूनिफिकेशन ऑफ नेपाल। अलग अलग नेपाल के जो छोटे छोटे प्रोविंसेस थे, सबको इकट्ठा करके, राजा महाराजाओं ने इकट्ठा करके एक गोरखा किंगडम बनाया, विच इज ऑल्सो नोन एज असल हिंदुस्तान, ठीक है। दोस्तों ये नोट किया जाए, नेपाल में, है ना, हिंदू की माइथोलॉजी, हिंदू का ओरिजिन को बड़ा महत्व दिया जाता है। वहाँ के लोग बोलते हैं कि हिंदुस्तान, दैट इज इंडिया, है ना, ऐसे ही अपने आप को हिंदुस्तान बोलता है, पर रियली हिंदू तो हम हैं, दैट इज हाउ दे यू कैन से फील। पृथ्वी नारायण शाह वाज द किंग, राजपूत क्लान के थे, और उन्होंने 1768 में नेपाल में किंगडम ऑफ नेपाल बनाने की कोशिश करी। नेपाल का किंगडम चल रहा है उधर,
ब्रिटिश एम्पायर यहाँ पे मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी आगे बढ़ रही है, दोनों के बीच में कहीं क्लैशेस हो रहे हैं। सो 1816 में 1816 में ठीक है 4 मार्च को ट्रीटी ऑफ सगोली साइन होती है बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड द किंगडम ऑफ नेपाल रिप्रेजेंटेड बाय गुरु गजराज मिश्रा। क्यों? क्योंकि एंग्लो नेपालीज वॉर होती है 1815 में, जहां पे फाइनली ये दोनों अग्री करते हैं कि हमारे बीच में बाउंड्री कौन सी होगी, दोनों कंट्रीज के बीच की बाउंड्री इसमें डिसाइड होती है। ठीक है, अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो लेकिन से 1857 के बाद चली जाती है, ये सनो क्राउन राज आ जाता है ये सनो इंडिया में। तो अब ब्रिटेन का क्राउन राज है। 1923 में पहली बार नेपाल ब्रिटेन की ट्रीटी होती है और ब्रिटेन नेपाल को एक इंडिपेंडेंट नेशन मानता है। ठीक है, एंड दे सेड कि यस नेपाल हैज अ राइट टू कंडक्ट देयर ओन फॉरेन पॉलिसी एंड दे आर इंडिपेंडेंट नेशन। सो ये बात मानी गई 1923 में। ठीक है, अभी भी नेपाल किंगडम में है, ठीक है, पर अलग नेशन माना गया। ऑन 20 मई 2008 ठीक है नेपाल किंगडम से मुक्त होता है और रिपब्लिक बन जाता है। 28 मई इज नोन एज रिपब्लिक डे ऑफ नेपाल। नोट किया जाए, एग्जाम में पूछा जाने वाला अच्छा सवाल है। 20 मई नेपाल का रिपब्लिक डे है, जो 240 सालों का शाह किंगडम खत्म होता है और रिपब्लिक एस्टेब्लिश होता है। 2015 20 सितंबर को नेपाल अपना कॉन्स्टिट्यूशन लेकर आता है। 35 पार्ट का 308 आर्टिकल का 7 प्रोविंसेस में पूरा नेपाल डिवाइड किया गया। 20 सितंबर 2015 इज नेपाल का कॉन्स्टिट्यूशन। दोस्तों, जब पीएम से देवबा साहब इंडिया में आए तो क्या क्या चीजें करके गए। ठीक है, पहला एक नया ब्रिज महाकाली रिवर के ऊपर जो इंडिया और नेपाल के बीच में है, ठीक है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, इंडिया और नेपाल के बीच में एक रेलवे लाइन एस्टेब्लिश करने की बात करी गई, विच इज जयनगर इन बिहार टू कुर्था इन नेपाल। ठीक है, सोलू कॉरिडोर इज बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन की लाइन का एक कॉरिडोर है जो इंडिया ने बना के दिया नेपाल को। नेपाल बिकेम द 4th कंट्री टू एक्सेप्ट रुपे कार्ड, ठीक है, आफ्टर भूटान, सिंगापुर एंड यूएई। ठीक है, चौथा कंट्री बन गया। रुपे कार्ड याद किया जाए, नोट किया जाए। ठीक है, नेपाल बिकेम 105th मेंबर कंट्री ऑफ ISA, यस, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का 105वां मेंबर बन चुका। और जो बॉर्डर इश्यू है नेपाल और इंडिया के बीच में, जो 2020 में चमका था, क्लैट में पूछा गया था कि इंडिया और नेपाल के बीच में कौन सा बॉर्डर डिस्प्यूट है, विच इज काला पानी रीजन। ठीक है ना, लिपू लेक है ना, लिम्पी लेक एंड काला पानी, ये 3 डिस्प्यूटेड रीजन है। 2020 में नेपाल ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को यूनिलैटरली चेंज करके बोल दिया दैट काला पानी हमारे यहाँ का पार्ट है, और इसलिए एग्जाम में पूछा गया था। तो दोनों कंट्रीज के पीएम ने बोला कि हम इसको पीसफुली सेटल करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, चलिए बढ़िया, काफी लंबा हो गया बट दैट्स नीडेड। ठीक है, कभी कभार इतना डिटेल में सब कुछ जानने की जरूरत बनती है। सो दोस्तों, आई होप that I could give you a broader idea about this climate change के रिपोर्ट के बारे में। ठीक है, WHO का एक से एयर क्वालिटी रिपोर्ट के बारे में एंड नेपाल के रिलेशन के बारे में मैंने आपको बताने की कोशिश करी। दोस्तों, ये सब चीज़ों को प्रॉपर नोट किया जाए। ऐसी चीज़ें अगर आप रोज़ रेगुलरली फॉलो करोगे, मेरा मानना है कि आपको शॉर्ट एग्जाम में फ़ायदा होगा। ओके, चलिए ग्रेट दोस्तों, डोंट मिस आउट टू लाइक दिस वीडियो, शेयर दिस वीडियो टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल, सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ठीक है, टेक अ मेंबरशिप ऑफ दिस चैनल एंड टेल टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल टू बी पार्ट ऑफ प्रो टैलेंट। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।